11th क्लास बेटा, वेलकम अगेन। तो यार कौन सा टॉपिक चल रहा है? फ्रिक्शन। एक लेक्चर हुआ, उसमें कुछ बेटा बेसिक ही बातें अभी हुई हैं। आज आपको न्यूमेरिकल्स के लिए रेडी करेंगे। एक दो टॉपिक भी आएंगे बीच में, लेकिन न्यूमेरिकल्स के लिए रेडी करेंगे। आज की शुरुआत ही हम कुछ एक दो छोटे मोटे इजी वाले न्यूमेरिकल से कर रहे हैं। लाइव क्लास में एक दो न्यूमेरिकल आपके हो गए, आप अपनी असाइनमेंट जो है उसको करना शुरू कर चुके हो। आज के न्यूमेरिकल्स के बाद यानी आज शाम से उसको अच्छे से वर्कआउट में ले लेना, और नेक्स्ट क्लास यानी जब लाइव आएंगे हम तो डाउट्स लेकर आना बेटा जमकर। तो आज अपनी असाइनमेंट आपने क्या कर लेनी है, ये लेक्चर वेक्चर देखने के बाद कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। तो आज की शुरुआत ही बेटा न्यूमेरिकल से करते हैं। इजी है, कुछ नहीं है, वैसे ही बस जस्ट स्टार्टिंग के लिए आपके पास दो चार न्यूमेरिकल बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं, एक एक करके उनको टेकअप करते हैं। अब F इक्वल टू म्यू आर हमें क्लियर है, जिसमें म्यू क्या है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आर क्या होती है? नॉर्मल रिएक्शन। इंक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा लेनी है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल आ जाती है। ओके जी। दूसरा फिर एक स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, एक काइनेटिक फ्रिक्शन का। अगर बॉडी स्टेशनरी है, फोर्स लग रहे हैं, स्टेशनरी है यानी फ्रिक्शन लग रही है लेकिन मूव नहीं कर रहा, तो उस वक्त जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डेवलप होगा दैट इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर मूव करते हुए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है सिस्टम में, तो उस वक्त जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा दैट विल बी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो वैसे ही बस फार्मूला का यूज करने के लिए, जैसे मान लो ये पहली क्वेश्चन है कि ये ब्लॉक है, पहले बना दिए भाई टाइम ना वेस्ट हो। ये 2 kg का ब्लॉक है बेटा, इस पे 2.5 न्यूटन फोर्स लगाया बंदे ने, हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है, फ्रिक्शनलेस नहीं है, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो अब यहां पर है ही है। तो बंदे ने या जनानी ने कितना फोर्स लगाया? 2.5 न्यूटन का फोर्स लगाया। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द सरफेस एंड द ब्लॉक। ब्लॉक के सरफेस और ये जो फ्लोर है उसके सरफेस के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लग रहा है चेक करना है। अप्लाइड फोर्स कितना है? 2.5 न्यूटन। खैर मैंने आंसर सामने पहले लिख दी है ताकि कंफर्मेशन भी हो जाए, लेकिन उसको मत देखो, पहले क्वेश्चन को देखो। 2.5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो हम क्या करेंगे? पहले चेक करेंगे कि ऑब्जेक्ट मूव करेगा भी कि नहीं करेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन उसने दे रखा है 0.4 न्यूटन, 0.4 यूनिट इसकी होती नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। तो अगर मैं इसमें चेक करूं यार, एक बार लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट कितनी है, तो ये होता है म्यू आर। ओके, म्यू कितना दे रखा था स्टैटिक वाला? 0.4। आर कितना दे रखा है? mg के इक्वल, ये आ जाएगा 2 इंटू, अब यार इसको 10 लेके कर रहे हैं हम, g को 10 लेके कर रहे हैं, सॉल्व बढ़िया हो जाता है, जल्दी हो जाता है। इसको जब मैंने सॉल्व किया g, तो ये कितना आ गया? ये आ गया आपका 20 हो गया, 0.4, 4 दूनी 8 न्यूटन आ गया यार। चेक कर लो, 10 इंटू 0.4 4 ही हो गया, 4 2 जा 8 न्यूटन आ गया। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना आ गया? 8 न्यूटन आ गया स्टैटिक वाला, क्योंकि ये कौन सा दे रखा था? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है भैया, 8 न्यूटन आ गया, यानी 8 न्यूटन तक स्टैटिक फ्रिक्शन जा सकता है। अगले ने दे रखा है जब 0.4 तो दे ही रखा, तो 8 न्यूटन तक जा सकता है। आप कितना लगा रहे हो? सिर्फ 2.5 न्यूटन। तो पॉइंट ये है कि आपका ब्लॉक तो मूव ही नहीं कर रहा। जब मूव ही नहीं कर रहा, तो जो बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, लग ही रहा होगा, लेकिन पॉइंट यह है कि वो कितना लग रहा है। कैलकुलेशन से तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 8 न्यूटन आ रहा है, लेकिन बेटा ये 8 न्यूटन इसकी मैक्सिमम लिमिट है। जब 8 न्यूटन की जरूरत ही नहीं है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 8 न्यूटन ही लगेगा। आप 2.5 न्यूटन लगा रहे हो और ये मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब इसके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस वक्त कितना है? 2.5 न्यूटन है। आप 3 कर दोगे तो 3 हो जाएगा, 8 कर दोगे तो 8 हो जाएगा, 8 से ऊपर ये जा नहीं सकता।
उसके बाद फिर यहां पर कनेटिक फ्रिक्शन लगनी शुरू हो जाएगी, उसके लिए उसको म्यू के देना पड़ेगा, तब होता है। तो कुछ नहीं है, वैसे जस्ट फॉर फन बेटा, वैसे प्यार मोहब्बत में 2-4 क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, आंसर इसका क्या है? उसने तो पूछा था ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लग रहा है। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग तो 8 न्यूटन तक सकता है, लेकिन इस वक्त 2.5 न्यूटन का फोर्स लगाया, 8 न्यूटन से कम है तो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा। मूव ही नहीं करेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही लगेगा जितना उसको जरूरी है। ओके, 2.5 न्यूटन इसका क्या रहेगा आंसर। तो एक खैर उसमें ऊपर लिखा हुआ है कि मूव और नॉट, उसमें भी लगा लो कि नॉट, ये मूव नहीं करेगा। ओके, अगला एग्जांपल देखो, कह रहा है कि एक ब्लॉक है। ओके, क्या करते हैं, इसको मिटाते जाते हैं, जगह बन जाएगी, साफ साफ हो जाएगा। ओके, अब बेटा दूसरे वाले पे थोड़ा कंसंट्रेट करो, क्वेश्चन में समझा देता हूं क्या गिवन है। ये ब्लॉक है 2 kg का, इस पे फोर्स लगा रहे हैं हम, 0 to 8 न्यूटन तक वेरी कर रहे हैं। वी आर वेरिंग द फोर्स फ्रॉम 0 to, ये अप्लाइड फोर्स है बच्चे, 0 to 8 न्यूटन। 8 न्यूटन पे ये मूव करना शुरू कर देगा। कह रहा है कि इस पे फोर्स लगा रहे हैं हम, 0 से 8 न्यूटन तक लगा सकते हैं। 8 न्यूटन पे मूव करना स्टार्ट कर देता है। ओके जी, अब उसके बाद कह रहा है कि इसका क्या निकालो, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालो। 8 पे इसने मूव करना स्टार्ट करना है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन चाहिए। दूसरी बात वो कह रहा है कि उसके बाद ये चल पड़ेगा, 8 न्यूटन के बाद ये चल पड़ेगा। अब आपको पता है कि एक बार चल पड़े तो फ्रिक्शन थोड़ी सी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद इसने एक पार्ट और बोला हुआ है कि 4 न्यूटन का जो फोर्स लगाकर हम इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवा सकते हैं। चलेगा या 8 पे, एक बार चल पड़ा फिर 4 न्यूटन के फोर्स से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। क्या निकालना है इसका, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, वैसे ही फार्मूला रिवाइज करना है। पहले तो फर्स्ट वाले पार्ट पे कंसंट्रेट करो बेटा कि 0 से 8 न्यूटन, 8 न्यूटन पे जाके इसने चलना स्टार्ट करना है। तो हमने बोला स्टार्टिंग कहां पे हुई है, 8 न्यूटन पे हुई है, यानी कि जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का जो फोर्स लग रहा होगा वो 8 न्यूटन तक लग जाएगा। 8 के बाद स्टैटिक बढ़ नहीं पाता, इसलिए मूव कर जाता है। तो जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो किसके इक्वल आ गया, 8 न्यूटन के इक्वल आ गया जी। ओके, अब इससे F इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू आर है। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी है, 8 है। म्यू स्टैटिक हमने निकालना है और आर बेटा एम जी के इक्वल है, हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है, एम इंटू जी के इक्वल है ये। अब एम कितना था, 20 ले लेते हैं इसको। यहां से म्यू एस कितना आ गया भाई, 8/20, यानी कि कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। ठीक है, 0.4 आ जाएगा। ये 2 से कट गया, 4 आ गया, 4/10 आ गया, 0.4 आ जाएगा। यूनिट इसकी होती नहीं है। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया भाई, बस एक स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग, सिर्फ स्टार्टिंग दे रहा हूं। बाकी आपको क्वेश्चंस मेन तो फिर लाइव में आएंगे, जब 1 to 1 सारी की सारी असाइनमेंट तुम्हारे सामने होगी, स्क्रीन पे आती रहेगी और वहां पे लाइव में आएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। तो एक बार स्टार्टिंग दे दो बस आपकी। ओके, सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि एक बार चल पड़े तो 4 न्यूटन के फोर्स से ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा। 4 न्यूटन कीप्स द ब्लॉक मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या चक्कर है भाई, ये था ब्लॉक, 8 न्यूटन तक तो चलना ही नहीं है उसने। एक बार चल पड़ा तो फ्रिक्शन थोड़ी सी कम हो जाती होती है, म्यू के हमेशा म्यू एस से क्या रहता है, लेस होता है। कहता है चलते हुए 4 न्यूटन की फोर्स से इसकी एक्सेलरेशन क्या रहेगी, 0, यानी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। अब भाई 4 न्यूटन का फोर्स लगने के बावजूद एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब इस 4 न्यूटन को कोई बैलेंस कर रहा है ना। कौन बैलेंस कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही कर रहा होगा। अब बेटा मूविंग है ना, मूविंग है, चल रहा है,
जब चल रहा है तो इस वक्त जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा उसको कौन सा बोलोगे आप? काइनेटिक फ्रिक्शन बोलोगे। तो स्थिति ये है कि इस 4 न्यूटन को ये काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा बैलेंस करके चल रहा है, तभी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तभी कांस्टेंट, अगर यार तुम्हारी गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फोर्स नहीं लग रही, फोर्स तो लग ही रही है भाई। इमेजिन करो कि आप साइकिल ही चला रहे हो यार, साइकिल चला के पैडल मारने बंद कर दोगे, यानी फोर्स लगाना बंद कर दोगे जब आप, तो आपकी साइकिल अपने आप ही रुक जाएगी, चलती हुई रुक जाएगी। रुक रही है इसका मतलब उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रोक रहा है। अब अगर आपको कांस्टेंट स्पीड से साइकिल चलाना है, बात को समझना, अगर आपको साइकिल कांस्टेंट स्पीड से चलाना है तो आपको फ्रिक्शन के जस्ट इक्वल फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। अगर आपका अप्लाइड फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से कम है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से कम है, तो आपकी साइकिल की स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन उसको फिर रोकना शुरू कर देगा। अगर आपका फोर्स ऑफ, जो आपका अप्लाइड फोर्स है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा है तो स्पीड बढ़ेगी, अगर कम है तो स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी। अगर दोनों इक्वल हैं तो स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो भैया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो हर वक्त होता ही है। अगर आप स्कूटर पर जा रहे हो, मोटरसाइकिल पर जा रहे हो, अगर एक्सीलरेटर को कंट्रोल में रखोगे तभी स्पीड कांस्टेंट रह सकती है। अगर आपने एक्सीलरेटर बिल्कुल जीरो कर दिया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपकी स्पीड को क्या करना शुरू कर देगा? कम करना शुरू कर देगा। फिर मैं एक बार बोल रहा हूं, अगर एक्सीलरेटर दबाकर, घुमाकर या दबाकर आप इतना फोर्स लगा पा रहे हो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा है तो गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी। अगर आप एक्सीलरेटर लगाकर फोर्स तो लगा रहे हो लेकिन वो फ्रिक्शन से कम है तो गाड़ी की स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी। और अगर गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट मेंटेन कर दी है तो इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और आपका अप्लाइड फोर्स एक दूसरे के क्या चल रहे हैं? इक्वल चल रहे हैं। तो यहां पे भैया ये ब्लॉक मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जीरो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, यानी जो आपका अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शन के बिल्कुल इक्वल हो चुका है। चलते हुए जो फ्रिक्शन लगती है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है, वहां से जो म्यू आएगा वो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होती है। रुके हुए जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। तो यहां से बेटा अब है कुछ भी नहीं, बस बात ही बतानी थी दो। यहां से जो आएगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, लगाएंगे तो यही कि स्थिति के हिसाब से ये 4 न्यूटन को काइनेटिक फ्रिक्शन ने बैलेंस कर रखा है। अब इस वक्त फार्मूला तो वही है, म्यू इंटू एम जी, एम जी है 20 था ना, एम जी है 20, यहां से म्यू आ जाएगा 4/20 और ये आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। ये 0.4 था, ये 0.2 आ जाएगा। तो मांगा क्या था उसने? काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन मांगा था। काइनेटिक आ गया 0.2, स्टैटिक आ गया 0.4। हमने बोला बात कुछ भी नहीं है, बस वैसे ही फन कर रहे हैं, स्टार्टिंग करवा रहे हैं आपकी बस। तो दो बातें हुई। अब एक तीसरा जो 2 ब्लॉक वाला सिस्टम सा दे रखा है उसको भी देखो बेटा। अब हम दूसरे वाले को भी मिटा देते हैं और तीसरे की ओर बढ़ते हैं। इसमें अब 2 ब्लॉक पड़े हुए हैं बेटा, एक ब्लॉक है बी और एक ब्लॉक है ए और बी के बीच में कुछ फ्रिक्शन है। ओके, ए और बी के बीच में कुछ फ्रिक्शन है। क्वेश्चन को समझना, क्या कह रहा है वो? ये ब्लॉक है नीचे वाला बी 5 kg का। ओके, दोबारा बना देते हैं, आराम से यहां पे करेंगे, वहां जगह कम बच रही है। ये हो गया पहला वाला 4 kg का।
अब ध्यान से सुनना जी, फॉर स्लाइडिंग ए ऑन बी 12 न्यूटन का फोर्स चाहिए, इसके बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगी। कह रहा है अगर मैं ए को बी पे स्लाइड करना चाहता हूं तो कम से कम 12 न्यूटन का फोर्स तो चाहिए चाहिए, यानी इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है वो 12 न्यूटन का लगता है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो इनके बीच में लगता है वो 12 न्यूटन का लगता है। अगर तो इसको खिसकाएगा तो 12 न्यूटन से पहले इसने मूव नहीं करना, यानी इसके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप होता है वो मैक्सिमम 12 न्यूटन का है। ओके, एक सिचुएशन होगी। तो कह रहा है फॉर स्लाइडिंग ए ऑन बी, ए को बी पे स्लाइड करने के लिए कम से कम कितना चाहिए? 12 न्यूटन का फोर्स चाहिए, यानी इनके बीच में मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 12 न्यूटन लगता है। ओके, अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि नीचे वाले डब्बे पर यह स्मूथ है, यह फ्रिक्शन वाला है, यह फ्रिक्शनलेस है। नीचे वाले डब्बे पर कितना मैक्सिमम फोर्स लगाऊं कि ए और बी इकट्ठे ही चलें? बात को समझना। अगर आप नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाते हो, नीचे वाले पे फोर्स लगाया तो यार ऊपर वाले पे थोड़ी लग रहा है। नीचे वाले पे फोर्स लगाओगे तो नीचे वाला खिसक जाना चाहिए, ऊपर वाला वहीं रह जाना चाहिए, ठप करके नीचे गिर जाना चाहिए। फोर्स तो नीचे वाले पे लगाए ना, लेकिन ऊपर वाला भी इसके साथ साथ चल रहा है। अब साथ साथ कैसे चल रहा है? इसको साथ साथ भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेकर जा रहा है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, लेकिन ऐसी स्थिति में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण ही मोशन हो रहा है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण ही मोशन हो रहा है। देखो स्थिति को फिर से देखो, हम स्थिति स्थिति बहुत करते हैं, जुबान पे स्थिति चढ़ गया आजकल। तो देखो भैया, आज की स्थिति देखो। ओके जी, ये बी है, ये 5 किलो वाला, 4 किलो वाला, इस पे लगाया मैंने फोर्स एफ। यार ये तो स्मूथ है, इस फोर्स से ये बी ब्लॉक मूव कर जाएगा। अब इस पे थोड़ी लगाया, जब बी मूव करेगा तो इसको वहीं रह जाना चाहिए। नीचे वाला निकल लेगा, ऊपर वाला वहीं रह जाएगा, अगर दोनों के बीच में फ्रिक्शन ना होती तो। अब दोनों के बीच में है फ्रिक्शन। जब मैं इसको आगे लेके जाता हूं तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाता है। भाई फ्रिक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन को क्या करती है? अपोज करती है। जब मैं इसको आगे धक्का लगाऊंगा तो इस ब्लॉक पे यही रह जाएगा, इनके बीच में पीछे की ओर क्या आ जाएगा? रिलेटिव मोशन हो जाएगा। अब जब रिलेटिव मोशन पीछे की ओर इसमें होने की कोशिश होगी, बात को समझो, तो इसमें एक ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या डेवलप होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप होगा। बात को समझो, ऊपर वाले पे फोर्स लगाओगे, ऊपर वाले पे फोर्स लगाओगे, नीचे वाला वैसे ही पड़ा है, तो आप इसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हो, फ्रिक्शन पीछे डेवलप हो रहा है, खिसकने नहीं देना चाहता। आप नीचे वाले पे फोर्स लगा रहे हो, ये पीछे जाना चाहता है, वहीं रहेगा, मतलब इसका रिलेटिव मोशन पीछे होना चाहता है, तो इसके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर डेवलप होगा। बात को समझो, अगर इस पे फोर्स लगाया तो रिलेटिव मोशन आगे की ओर है, फ्रिक्शन पीछे की ओर डेवलप होगा। फ्रिक्शन का काम रिलेटिव मोशन को अपोज करना है। अगर नीचे वाले पे फोर्स लगाया तो ये यहीं रह रहा है, यहीं रह रहा है, मतलब ये पीछे की ओर रिलेटिव मोशन आ रहा है बी के रिस्पेक्ट टू इसका, तो यहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आगे की ओर डेवलप होगा। मैं ये कहना चाहता हूं, इस डिब्बे को आगे कौन लेकर जा रहा है? बेसिकली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, वो लेकर जा रहा है। भैया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बड़ा पलटू टाइप ऑफ फोर्स है, पलटू फोर्स है ये।
सेल्फ एडजस्टिंग भी है, अपनी वैल्यू भी चेंज, कोई दीन ईमान नहीं है, वैल्यू चेंज कर लेता है एक लिमिट तक, डायरेक्शन चेंज कर लेता है। अगर आगे की ओर लेके जा रहे हो ए को, ऊपर धक्का मारोगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे लगेगा। अगर आप नीचे वाले को धक्का मारोगे, ए वहीं रहने के चक्कर में पीछे की ओर रिलेटिव मोशन हो गया, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर डेवलप होगा। पॉइंट यह है कि यहां ऐसी स्थिति में जब आप इसको धक्का मार के लेके जाओगे तो इसको आगे ले जाने में जो रोल है, रोल वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का ही है। फ्रिक्शन ना होती तो ये यहीं का यहीं रह जाता। अब सवाल क्या था? सवाल यह था कि मैक्सिमम कितना लगाएं कि ए और बी इकट्ठे मूव करते रहे। भैया इसका मैक्सिमम इसके मैक्सिमम पे डिपेंड करता है। ये जितना मैक्सिमम लग जाएगा, ये जो मैक्सिमम है ये 12 न्यूटन है, क्योंकि आपने ऊपर डिस्कस किया कि भाई 12 न्यूटन तक लग जाएगा, क्योंकि 12 न्यूटन तक का फोर्स लगाओगे तो ये नहीं मूव करेगा, उसके बाद मूव करना शुरू कर देगा। यानी ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 12 न्यूटन, इससे ज्यादा ये लग नहीं सकता। ऊपर से आपने सिस्टम की क्या निकालनी है? एक्सेलरेशन निकालनी है। चलो कर देते हैं क्वेश्चन को। मान लो मैंने इस पे फोर्स लगाया, दोनों मूव कर रहे हैं इकट्ठे। जब दोनों इकट्ठे मूव आगे की ओर कर रहे हैं तो पूरा सिस्टम आगे कुछ एक्सेलरेशन से जा रहा होगा। जब पूरा सिस्टम आगे कुछ एक्सेलरेशन से जा रहा होगा तो मेरी इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगी, नेट फोर्स इक्वल टू नेट मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स F लगा रहा हूं मैं नीचे वाले ब्लॉक पे, नेट मास 5 4 9 है, ये 9A आ गया, A इक्वल टू F/9 आ गया। यानी जब ये पूरा सिस्टम मूव कर रहा होगा तो उस पर जो एक्सेलरेशन लगेगी वो कितनी लगेगी भाई? F डिवाइडेड बाय 9 लगेगी। तो एक्सेलरेशन होगी F/9। अब पूरा सिस्टम विद एक्सेलरेशन A जा रहा है, तो सिस्टम की एक्सेलरेशन भी है, नीचे वाले की भी A, इसकी भी क्या है? A ही है। ठीक है जी, इसकी एक्सेलरेशन भी A ही है। तो ये आगे की ओर किस एक्सेलरेशन से जा रहा है? A एक्सेलरेशन से जा रहा है। लेके कौन जा रहा है इसको? ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 12 हो सकता है। तो अगर मैं इस छोटे ब्लॉक की, छोटे वाले ब्लॉक की ए की इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूं तो मुझे लगानी पड़ेगी F इक्वल टू ma। इस पे जो मैक्सिमम फोर्स लग सकता है वो इंटू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन तो कॉमन है सिस्टम की। F की जगह पर 12 लिखना पड़ेगा, मास की जगह पर इसका खुद का मास कितना है भाई? 4 लिखना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन की जगह पर F/9 लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा 3 इक्वल टू, हाँ 3 हो गया, F/4 थी 12, F/9, F कितना आ गया यार? 27 न्यूटन आ गया। यानी नीचे वाले ब्लॉक पे आंसर चेक करो, कहीं लिखा होगा F, ठीक है, 27 न्यूटन आ गया। ठीक है, यानी नीचे वाले ब्लॉक पे ज्यादा से ज्यादा कितना फोर्स लगा सकते हो आप? 27 न्यूटन लगा सकते हो। इससे ज्यादा लगा दिया बेटा तो एक्सेलरेशन ज्यादा आ जाएगी, एक्सेलरेशन ज्यादा आ जाएगी, लेकिन ये फोर्स 12 से ऊपर हो ही नहीं सकता, फिर ये पीछे की ओर ही खिसक जाएगा। तो एक ये भी स्थिति है। और क्या फाइंड करनी थी? सिस्टम की एक्सेलरेशन। अब फोर्स बेटा 27 आ गया, यहां पे 27 पुट कर दो, 9 आ गया, 3 आ जाएगी। एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो भी सही है, मैंने देख लिया। ए कितनी आ रही है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सिचुएशंस तो ऐसी बहुत आएंगी, बहुत, एक नहीं दो नहीं, बहुत सिचुएशंस ऐसी आपको मिलने वाली है, बहुत सिचुएशंस ऐसी आपके पास आएंगी। हम धीरे धीरे करके चीजों को टेकअप करते रहेंगे। इंक्लाइंड प्लेन वाली बातें भी करनी है। अब इसके बाद थोड़ा इंक्लाइंड प्लेन पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे कैसे लगता है वो देखना है। उसके लिए हमें पहले 2 टर्म्स देखनी पड़ेंगी बेटा। एक आएगी टर्म एंगल ऑफ रिपोज और एक आएगा टर्म एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एक बार एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज वाला कंसेप्ट भी हो जाए, उसके बाद फिर हम इंक्लाइंड प्लेन वाले कुछ कंसेप्ट्स टेकअप करते हैं। तो यार अब हम
दो टर्म्स और डिस्कस करने जा रहे हैं, लिखना जरा, एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा, इस पे बेस न्यूमेरिकल्स वगैरह बनते हैं। तो टू टर्म्स आएंगे बेटा। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ रिपोज, और दोनों के बीच में आपस में रिलेशन भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो दो बातें हैं, एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। थोड़ा रंग बिरंगा कर दें इसको, बढ़िया लग रहा है। एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एक तो यार दोनों की डेफिनेशंस हैं, दूसरा दोनों की एक्सप्रेशंस हैं, और आपस में दोनों में क्या है, रिलेशन है। कई बार ना एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन एंगल ऑफ फ्रिक्शन, डिफाइन एंगल ऑफ रिपोज एंड डिफाइन। ध्यान देना जी, ये कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है बेटा, फ्रिक्शनलेस नहीं है। अब तो फ्रिक्शन पढ़ ही रहे हो ना, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसका कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें पता ही है अब क्या होता है। अब इसका कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी है। यहां पे हमने एक ब्लॉक को इसके ऊपर रखा, ये ब्लॉक हो गया जी, ओके। अब बेटा इस ब्लॉक पे अगर मान लो बंदे ने फोर्स लगाया, अप्लाइड फोर्स, इस पे अप्लाइड फोर्स लगाया गया है, एफ लगा दिया, लेकिन इसके पास तो कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो इस पे फ्रिक्शन भी लगेगी। अब फ्रिक्शन लगी, बिल्कुल लगी जी, फ्रिक्शन लगी पीछे की ओर, जो इसके मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगी। और क्या लग रहा है इस पे, नीचे की ओर इसका वेट लग रहा होगा, तो लगेगा ही वेट। और क्या लगेगी भाई, ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। अब एक बात यह है बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग तो नीचे रहा है, लेकिन शो हम इसको इसके सेंटर पे करेंगे ना। जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही शो कर सकते हैं हम। ये ऑब्जेक्ट जो है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ही है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो नो डाउट फ्रिक्शन लग तो सरफेस पे रहा है, लेकिन फील इसके सेंटर ऑफ मास पे ही होगा। तो स्टडी के लिए हम इस फ्रिक्शन को यही कहेंगे कि जैसे इसी पे लग रहा है, अब इस पे लग रहा है ना, इस पे तीन फोर्स लग रहे हैं, इधर को इधर को इधर को, तो बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी हमें यहीं पर शो करना चाहिए या करना पड़ेगा। तो इस पे अप्लाइड फोर्स लग गया, ये वेट है, वेट के कारण नॉर्मल रिएक्शन लगी, ये क्या हुई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हुई। अब ध्यान से सुनना यार, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा। क्या बोला भाई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा, ये आ गया, ये रिजल्टेंट है। अब ये जो रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है, दैट इज टर्म्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है, वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। भाई याद रखना है, डेफिनेशन इसकी मैं बोलूंगा, अभी लिख भी देता हूं, चलो अजीब सी है इसलिए पहले समझा दी हमने कि क्या चीज है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इट इज द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन मिक्स विथ नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोला कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द
एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ force of friction and normal reaction makes with the normal it is the angle which the resultant of force of friction and normal reaction makes with normal reaction। और लास्ट में ना नॉर्मल रिएक्शन दो बार रिपीट होता है, थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन अब तभी मैंने पहले समझाया था ताकि डेफिनेशन में ज्यादा दिक्कत ना आए। पहले डेफिनेशन बोलेंगे फिर तो दिक्कत आनी है, समझ में नहीं लगेगी वो। ओके चलो ठीक है, बढ़िया। उसके अलावा इसका एक सिंपल सा फार्मूला है, वो वहां से निकाल सकते हैं। अब आपको पता है कि इस स्थिति में ये मूव तो कर नहीं रहा, तो R किसके इक्वल है? mg के इक्वल है। ये चीज किसके इक्वल है? F के इक्वल है। ये देखो, ये रिजल्टेंट है, पैरेललोग्राम बनाया था तो ये F है, तो भाई ये F ही होगा ना, पैरेललोग्राम लॉ से तो रिजल्टेंट निकाला था। ये F है तो ये भी क्या होगा? F होगा। ये नॉर्मल रिएक्शन होगी तो हमने लिख देना है फ्रॉम फोटो यानी फ्रॉम फिगर। ओके जी, फ्रॉम फिगर क्या लिख सकते हो? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। चेक करो, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और साथ वाला बेस होता है। ये 90 है, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज हो गई, ये हाइपोटेन्यूज है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर भैया ये क्या हो गया? बेस हो गया। तो tan थीटा किसके इक्वल आ गया? F बाय R के इक्वल आ गया। tan थीटा इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय R। ये रिलेशन हो गई कि जी tan थीटा इज इक्वल टू F बाय R। अच्छा, ये भी तुम्हें पता है कि जो F बाय R है वो तो म्यू है। F बाय R इज इक्वल टू म्यू, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो F बाय R की जगह म्यू आ गया। यानी कि यहां से इसकी जगह मैं म्यू पुट कर दूं तो क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा है? म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। क्या आ गया? म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। कुछ नहीं है, छोटी सी बात है पर इंपॉर्टेंट सी बात है, याद रखना। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन याद रख लो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और म्यू के बीच में रिलेशन याद रख लो, हो गया खत्म। एंगल ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, याद कर लेना भाई। अब इस पे आओ, एंगल ऑफ रिपोज। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ रिपोज। ध्यान से सुनना भाई, सेम प्लेन है। क्या चीज है ये? सेम प्लेन, सेम। ओके, अगर बेटा प्लेन सेम है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी और ब्लॉक भी सेम ही है भाई। सेम सिचुएशन है वो, प्लेन भी सेम है, ब्लॉक भी सेम है, तो दोनों के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी क्या आ गया? बिल्कुल सेम आ गया, मान लो। ओके, अब हमने क्या किया, इसको हॉरिजॉन्टल नहीं, थोड़ा सा इंक्लाइंड कर दिया। मान लो इसको थोड़ा सा इंक्लाइंड किया। अभी मत बनाओ, जब फिगर कंप्लीट हो जाएगी ना तब बना लेना, क्योंकि मैं इसको अभी मॉडिफाई करूंगा एक दो बार। तो हमने क्या किया, इसको यार इंक्लाइंड कर दिया। जब इंक्लाइंड किया तो ये वाला जो ब्लॉक है वो इसके ऊपर कुछ ऐसे आ गया भाई। अब सेम ब्लॉक है, ऐसे आ गया। अब जब तक तो ये हॉरिजॉन्टल था तब तक तो बहुत बढ़िया पड़ा हुआ था, कोई अप्लाइड फोर्स लग नहीं रहा था इस पे। अब इसको जब मैंने इंक्लाइंड किया ना, तो आपको पता है कि अगर मैं इसको इंक्लाइंड कर दूंगा तो इसको नीचे की ओर mg sin थीटा खींचना शुरू कर देगा, नीचे खिसकाने की कोशिश। mg sin थीटा ने इंक्लाइंड प्लेन पे, पता है आपको
कि कोई भी ऑब्जेक्ट को रख दो तो अलोंग द प्लेन उसको कौन खींचता है, mg sin थीटा खींचता है, तो उसको नीचे की ओर कौन खींचना शुरू कर देगा, mg sin थीटा खींचने की कोशिश करेगा। अब यार mg sin थीटा इसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपना रोल प्ले करना शुरू कर देगा और वो इसको रोकने की कोशिश करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जाने नहीं देगा नीचे। कई बार होता है कि आपने इंक्लाइंड प्लेन थोड़ा सा किया, ज्यादा एंगल नहीं है, तो ऑब्जेक्ट अभी भी उस पर टिका हुआ है, ये टिका हुआ है। अब तुमने क्या किया, एंगल इंक्रीज कर दिया। भाई जब तुमने एंगल थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया तो एंगल बढ़ने से क्या हो गया, थीटा बढ़ गया। अब एंगल थीटा एंगल ही तो है, एंगल बढ़ने से थीटा तो बढ़ना ही था। ओके, एंगल बढ़ने से क्या हुआ, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ गई। मैंने बोलना था एंगल बढ़ने से साइन थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी। एंगल बढ़ने से एंगल तो बढ़ेगा बढ़ेगा, थीटा एंगल ही तो है। तो भाई एंगल बढ़ने से साइन थीटा की वैल्यू बढ़ गई। अब उससे क्या होगा, नीचे लगने वाला फोर्स बढ़ गया। अब यार जैसे आपने थोड़ा सा एंगल इंक्रीज किया, नीचे खींचने वाला फोर्स इंक्रीज होगा बेटा, क्योंकि 0 से लेकर 90 के बीच में साइन की वैल्यू ने बढ़ना ही बढ़ना है। एम कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, एंगल बढ़ाओगे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। तो नीचे लगने वाला फोर्स इंक्रीज हुआ, फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा। आपको पता है फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है। जब तक जरूरत ही नहीं थी, 0 था, तो फ्रिक्शन लगा ही नहीं। जब जरूरत पड़ी तो वो इंक्रीज हो गया, और जरूरत पड़ी और इंक्रीज होगा। यार तुमने क्या किया, पहले बिल्कुल हॉरिजॉन्टल था, नीचे की ओर कोई नहीं खींच के लेके जा रहा था, फ्रिक्शन 0 था। तुमने थोड़ा सा इंक्रीज किया, फ्रिक्शन आ गया, जाने नहीं देगा। थोड़ा और इंक्रीज किया, फ्रिक्शन आ गया, जाने नहीं देगा। थोड़ा और इंक्रीज किया, फ्रिक्शन अभी भी जाने नहीं देगा। बट सेल्फ एडजस्टिंग तो ठीक है। आपको पता है कि फ्रिक्शन की एक लिमिट भी है। एक लिमिट के बाद वो इंक्रीज नहीं हो पाएगा, लगता रहेगा फिर भी, लेकिन उसके ऊपर इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो पॉइंट ये है कि जब आप इसको इंक्रीज करोगे इंक्रीज करोगे इंक्रीज करोगे इंक्रीज करोगे, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि साइन थीटा की वैल्यू इतनी हो चुकी होगी कि अब फ्रिक्शन उससे ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाएगा। ओके, यानी जब तक तो उस पर्टिकुलर एंगल पर है, तब तक तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन mg sin थीटा को बैलेंस कर लेगा। अगर उससे कम कर देंगे तो बैलेंस कर ही रहा था। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर एंगल से थोड़ा सा भी एंगल बढ़ाया तो साइन थीटा बढ़ जाएगा। फ्रिक्शन अपनी लिमिट अटेन कर चुका था, उसके आगे फ्रिक्शन अब इंक्रीज नहीं हो पाएगा, और ऑब्जेक्ट पे नीचे की ओर नेट फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि mg sin थीटा की वैल्यू अब f से क्या हो गई, ज्यादा हो गई। पहले सबसे पहले हॉरिजॉन्टल पड़ा था तो mg sin थीटा की वैल्यू 0 थी, फ्रिक्शन भी 0 था। आपने थीटा बढ़ाया, mg sin थीटा बढ़ गया, फ्रिक्शन थोड़ा सा बढ़ गया, आपने और बढ़ाया, फ्रिक्शन और बढ़ गया, और बढ़ाया और बढ़ गया, और बढ़ाया और बढ़ गया। लेकिन फ्रिक्शन की क्या होती है, एक लिमिट होती है। अपने लिमिट पे आने के बाद उसके बाद उसने नहीं बढ़ना, और mg sin थीटा फ्रिक्शन से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो उसको नीचे खिसका के ले जाएगा। यार वो एंगल जहां पर लिमिट आ चुकी है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, वो एंगल जिससे थोड़ा सा भी ऊपर करने पर, इंक्रीज करने पर ऑब्जेक्ट नीचे की ओर स्लाइड करना शुरू कर देगा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिपोज। तो भाई लिखो इसकी डेफिनेशन कि एंगल ऑफ रिपोज इज दैट एंगल ऑफ inclination of an inclined plane. Angle of repose is that angle of inclination of an inclined plane at which an object placed on it is on the verge of sliding, on the वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, मतलब बस स्लाइडिंग की दहलीज पर खड़ा है, बस स्लाइड होने ही
वाला है। लिखो कि एंगल ऑफ रिपोज इज दैट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ एन inclined plane at which an object placed on the plane is on the verge of slide। बस स्लाइड होने ही वाला है। तो बना लो भैया स्थिति, mg नीचे की ओर, नीचे खींचने वाला कौन, mg साइन थीटा, ये आपको पता ही है। mg कॉस थीटा होता है, ये भी पता ही है। नॉर्मल रिएक्शन होता है, और इस तरफ क्या लग रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है। अभी स्लाइड तो नहीं करना शुरू किया ना, बस होने ही वाला है। तो इस वक्त आप क्या लिख सकते हो, इस वक्त लिख सकते हो फ्रॉम फिगर। ओके भाई, एक बार क्या हुआ, एक मैडम ने पढ़ाते पढ़ाते बोर्ड पे फिगर बनाई, और एक बच्चा पीछे से उठ के कहता है कि मैडम आपकी फिगर ठीक नहीं है। मैडम नाराज हो गई, उसने क्लास में आने बंद कर दिया कि भाई बच्चे तो कहते हैं कि मैडम की फिगर ठीक नहीं है। तो फिगर फिगर करते करते कई बार ऐसी स्थितियां भी आ जाती हैं, मार भी पड़ सकती है। तो अगर मैडम पढ़ा रही हो ना कभी, तो मत बोल देना कि फिगर ठीक नहीं है, सर पे चल जाएगा। ओके, वापिस आओ पॉइंट पर। फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर क्या लिखा जा सकता है, देखो जरा, mg cos थीटा r, इस वक्त स्थिति बैलेंस है। अब बैलेंस वाली सिचुएशन में r किसके इक्वल होगा, mg cos थीटा के, और इसने इसको भी तो बैलेंस कर रखा है, f किसके इक्वल होगा, mg sin थीटा के। अब यहां पे चेक कर लो, उल्टा लिख दिया मैंने, पहले ये लिखना था, स्टोरी सुनाने के चक्कर में उल्टा लिख दिया हमने। यहां पे अब करना है f बाय r, mg साइन बाय कॉस tan थीटा। बेटा इसको इससे डिवाइड किया, f बाय r, ओके, mg डिवाइडेड बाय mg कैंसिल हो जाएगा, साइन ऊपर आएगा, कॉस नीचे आएगा, साइन बाय कॉस tan थीटा होता है। तो बेटा tan थीटा इक्वल टू f बाय r आ गया। लेकिन तुम्हें पता है f बाय r तो म्यू होता है, यानी tan थीटा किसके इक्वल आ गया बच्चे, म्यू के इक्वल आ गया। अब पॉइंट क्या निकला, अभी थोड़ी देर पहले आपने एंगल ऑफ फ्रिक्शन चेक किया था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन में भी म्यू इक्वल टू tan थीटा था। अगर मैंने इसको थीटा डैश 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 डैश बोला होता, तब मुझे पता नहीं था ना दोनों इक्वल आएंगे। तो मान लो मैंने एंगल ऑफ फ्रिक्शन को थीटा बोल रखा है, एंगल ऑफ रिपोज को थीटा डैश बोल रखा है, तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाता, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा डैश। अब सेम प्लेन है, सब कुछ सेम है। अगर थीटा एंगल ऑफ बेटा फ्रिक्शन है तो tan थीटा इक्वल टू म्यू आ रहा है। अगर ये एंगल ऑफ रिपोज है तो भी tan थीटा इक्वल टू म्यू आ रहा है। इससे क्या प्रूव होता है, इससे प्रूव होता है कि थीटा इक्वल टू थीटा डैश ही है, यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल होता है। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल होता है। तो बेटा कभी ये प्रूव करना हो ना एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज,
तो फ्रिक्शन वाले में एंगल को थीटा मान लो। जब रिपोज वाला डिस्कस कर रहे हो कंसेप्ट तो वही था, लेकिन बस उसको मान के लो, थीटा डैश मान लो। यहां से जो रिजल्ट आएगा लास्ट में लिख दो कि भैया थीटा और थीटा डैश आपस में इक्वल है। तो यहां से ये प्रूव हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। तो इसको देखो, बाकी बातें अब और क्या करनी है वो भी देखते हैं। तो बेटा यार एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये भी हो गया, चलो रिलेशन भी होगी इनके बीच में। अब यार कुछ सिचुएशन और डिस्कस करवाता हूं इंक्लाइंड प्लेन से रिलेटेड। इंक्लाइंड प्लेन में कैसे कैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, कैसे डिस्कस किया जाता है, सब न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प करेगा जी। मान लेते हैं ये अपने पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ओके। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल था, म्यू इंटू आर। आर किसके इक्वल होती है, एम इंटू जी। अब मान लेते हैं ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल क्या है जी आपका, थीटा है, और ये जो सरफेस है ना स्मूथ नहीं है, फ्रिक्शन है इसके पास, कुछ ना कुछ इस पे फ्रिक्शन है भाई। इस पे रख दिया हमने एक ब्लॉक। अब ये जो ब्लॉक है क्लियर है आपको, अगर इसका मास m है, इसका मास हो गया m मान लो। तो अगर बेटा इसका मास m है तो इस पे जो वेट वूट है वो क्लियर होना चाहिए यार, कैसे लगते हैं, किधर को लगते हैं, बहुत बार हमने कर दिए। तो इस पे जो वेट है वो किस तरफ लगता होता है इसका, बिल्कुल एन नीचे की ओर। ये तो वेट हो गया बिल्कुल नीचे की ओर। अब इसके दो कंपोनेंट करते होते हो आप, ये थीटा है, रट गया होगा, ये भी थीटा आएगा। ये वाला जो कंपोनेंट है जो सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रहा है भाई, ये mg है। ये वाला mg cos थीटा होता है, तो जे हुआ mg cos थीटा, ओके। जो नीचे खींच कर लेकर आता है वो कौन होता है, mg sin थीटा। तो भाई जब भी आप इंक्लाइंड प्लेन पे हो, इंक्लाइंड प्लेन पे, तो आपको नीचे खींचकर कौन लेकर जा रहा है, mg sin थीटा। भाई फ्लाईओवर पे चले जाओ और फ्लाईओवर पे अपनी साइकिल वाइकिल ले जाओ, और जब उतर रहे होगे ना पैडल मारने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आराम से हैंडल पकड़ लो, वो धीरे धीरे साइकिल नीचे की ओर खिसकने लग जाएगी। तो कौन लेकर जा रहा है आपकी साइकिल को नीचे की ओर, mg sin थीटा। तो इमेजिन करो कि नीचे लेकर कौन जा रहा है, mg sin थीटा। इंक्लाइंड प्लेन पे जब भी होगे तो आपको नीचे कौन लेके जाएगा, mg sin थीटा। वो ले जाएगा ही ले जाएगा। ये mg cos थीटा हुआ, ये mg sin थीटा हुआ, और ये क्या हुई, नॉर्मल रिएक्शन। अब ये आगे पीछे ऊपर नीचे मूव तो कर नहीं रहा, यानी कि जो नॉर्मल रिएक्शन है उसने तो किसको बैलेंस कर रखा है, mg cos थीटा को। तो r ऐसी स्थिति में हमेशा mg cos थीटा के इक्वल ही लेनी है, ओके। अब अगली बात पे आओ। अब आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पर, पहली बात ये मान लो कि ये मूव नहीं कर रहा, पड़े हुआ है ऊपर, लेकिन नीचे की ओर मूव नहीं कर रहा। नहीं कर रहा मतलब कि ये जो mg sin थीटा जो नीचे लेके जा रहे हैं उसको कोई रोक रहा है। कौन रोक रहा होगा, एक ही है रोकने वाला, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो पीछे की ओर क्या डेवलप होगा, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब इस सिचुएशन में अगर ये मूव नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा, रुके ही हुए हैं, तो F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, यानी F इज इक्वल टू म्यू इंटू mg इंटू कॉस थीटा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो ये है, और इस सिचुएशन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने किसको बैलेंस कर रखा है, mg sin थीटा को बैलेंस कर रखा है। तो हम लिख देंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg sin थीटा, यानी फोर्स कितना था, म्यू mg cos थीटा इक्वल टू mg sin थीटा। mg mg कट जाएगा,
tan थीटा इक्वल टू म्यू, अभी आप कर आई हो, खैर ये बात तो tan थीटा इक्वल टू म्यू आ रहा है यहां पर। तो अगर ये मूव नहीं कर रहा तो ये सिचुएशन है। ओके जी, अब मान लो हमने क्या किया, इसमें इसको ऊपर की ओर फोर्स लगाने की कोशिश की। अब क्योंकि एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है इस वक्त, तो ये सिचुएशन होगी। मान लो मैं इसको ऊपर खिसकाना चाहता हूं, वैसी बेटा सिचुएशन क्रिएट करके दे रहा हूं, क्वेश्चंस में काम आएगी। मान लो मैं इसको ऊपर की ओर लेके जाना चाहता हूं, या एक और सिचुएशन बना लो कि मान लो मैं इसको नीचे की ओर लेके जाना चाहता हूं, वो तो मूव नहीं ना कर रहा, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो मान लेते हैं कि हम इसको नीचे की ओर ले जाना चाहते हैं, सेम ब्लॉक है, मास इसका m है, यहां कह लो कि हम इसको ऊपर की ओर लेके जाना चाहते हैं, यहां इसको मैं नीचे की ओर खिसकाना चाहता हूं या लेके जाना चाहता हूं। अब सिचुएशन देखना क्या क्या बनेगी। मान लो इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, मैंने अप्लाइड फोर्स कितना लगाया, F, मेरा अप्लाइड फोर्स F है। यहां मैं इसको नीचे लेके जाना चाहता हूं, अप्लाइड फोर्स कितना लगाया मैंने, F, मेरा अप्लाइड फोर्स F है मान लो। अब इसमें फोर्सेस कैसे कैसे डेवलप होंगे, mg तो चलो लगेगा नीचे की ओर ही, ये हो जाएगा mg cos थीटा, नीचे को कौन लेके जाएगा इसको, mg sin थीटा। भैया mg sin थीटा तो नीचे की ओर ही ले जा सकता है इसको। अगर मैं इसमें बनाऊं, ये क्या लगा mg, ये क्या हो गया भाई mg cos थीटा, नीचे कौन खिसकाना चाहता है, mg sin थीटा। अब अगली बात ये, मैं इसको ऊपर ले जाने की कोशिश में हूं, ऊपर मैं चाहता हूं ब्लॉक को ऊपर खिसका दूं, तो मुझे किसको ओवरकम करना है, mg sin थीटा को ओवरकम करना है, क्योंकि mg sin थीटा नीचे लग रहा है, मुझे इसको ओवरकम करना है। लेकिन यार यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी नीचे की ओर लगने लग जाएगा। मैंने बोला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बड़ा पलटू टाइप का फोर्स है, वो जिधर को बस उसने ना ही करनी है, अपोज ही करना है। अगर ऊपर ले जाना चाह रहे हो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन करेगा नहीं, मैं तो नीचे लगूंगा, और अगर नीचे ले जाना चाह रहे हो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलेगा नहीं, मैं तो ऊपर लगूंगा। उल्टा है ये, नाम ही था अपोजिंग नेचर, नेचर ही इसका क्या है अपोजिंग ने, जो मर्जी कर लो, इसने कहना ना जी मैं तो उल्टा लगूंगा। तो इसमें भी ये ऊपर जाना चाहता है, तो बच्चे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो किस तरफ डेवलप होगा, ये नीचे की ओर डेवलप होगा। यहां पे मैं इसको नीचे लेके जाना चाहता हूं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की ओर डेवलप होगा। यहां क्या था, यहां मैं नहीं, mg sin थीटा कह रहा ब्लॉक को चल भाई नीचे चलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहता नहीं नहीं जाने दूंगा, अपोज कर रहा है। यहां पर यह कहता है कि चल ऊपर चलते हैं, mg sin थीटा तो मजबूर है, वो तो नीचे लेके जाएगा। ये कह रहा है चल ऊपर लेके जाते हो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं नहीं जाने दूंगा, अपोज ही करेगा। फिर इसने बोला यार चल mg sin थीटा का साथ देते हैं, नीचे चलते हैं, फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं नहीं जाने दूंगा, अपोज ही करेगा। ये पलटता रहता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो अपोज ही करना है। तो ये भी हो सकता है, इसमें इक्वेशन चलो लिखी हुई है, इस सिचुएशन में अगर आप ऊपर लेके जा रहे हो तो दो नीचे लग रहे हैं, आपको ओवरकम करने के लिए इन दोनों फोर्सेस को ओवरकम करना पड़ेगा। अगर आपको इसको ऊपर लेकर जाना ही है तो इट शुड बी ग्रेटर देन mg sin थीटा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट मीन्स इट शुड बी ग्रेटर देन
mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा। ओके, यानी f शुड बी ग्रेटर देन mg। अगर आप बाहर ले लेते हो तो यहां पर mg बाहर गया, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा आ जाएगा। ओके, अगर वो नीचे लेकर जाना चाहते हो आप नीचे, तो यहां पर स्थिति क्या बनेगी कि f प्लस mg साइन थीटा दोनों मिलकर शुड बी ग्रेटर देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी F जो आपका अप्लाइड फोर्स है शुड बी ग्रेटर देन F माइनस mg साइन थीटा। ओके जी, F की वैल्यू पुट कर सकते हो, F शुड बी ग्रेटर देन म्यू mg कॉस थीटा माइनस mg साइन थीटा। तो बेटा जो अभी कराया जा रहा है वो बस सिचुएशंस हैं, टॉपिक कोई ऐसा नहीं है कि आप हेडिंग डालोगे उसके अंडर को टॉपिक आ रहा है, सिचुएशंस है भाई, सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं हम। mg बाहर चले गया, ये क्या आ जाएगा म्यू कॉस थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। अब इसी पे वो वर्क डन कैलकुलेट करने को कह सकता है, वर्क डन ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब वर्क डन का फार्मूला क्या है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। जब आपका ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पड़ा है तो उस वक्त तो वर्क डन क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगी। इस केस में अगर ऊपर जा रहा है, ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं इसको, तो जो आपका फोर्स है वो कम से कम इतना तो होना ही चाहिए ना, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, mg साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। f शुड बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू। तो अगर बेटा अप जा रहे हो अप, तो आपका जो फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स है वो इस फोर्स के इक्वल तो होगा तभी बात बनेगी, इससे ज्यादा चाहिए। लेकिन चलो अगर आप कांस्टेंट स्पीड से ऊपर लेके जा रहे हो, कांस्टेंट स्पीड से ऊपर लेके जा रहे हो, तो इतना तो चाहिए ही चाहिए। तो वर्क डन का फार्मूला क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे जितनी भी होगी, वो जब क्वेश्चन आएंगे तब देखेंगे। ऐसे इस केस में अगर वर्क डन चाहिए तो नीचे जाते वक्त कम से कम इतना फोर्स तो चाहिए। इसको नीचे खिसकाने के लिए वर्क डन निकालना होगा, तो फोर्स की वैल्यू ये पुट कर दोगे, उसके साथ क्या लगा देंगे हम, डिस्प्लेसमेंट लगा देंगे। अब इसी से रिलेटेड एक आधा क्या करवा देते हैं आपको, न्यूमेरिकल करा देते हैं बेटा। तो यार 2-4 क्वेश्चन अब इंक्लाइंड प्लेन पे भी देख लो, क्योंकि आज हमने बोला था न्यूमेरिकल्स पे ही है, उसके बाद असाइनमेंट करनी है आपने। तो देखो यार 3 सिचुएशंस क्रिएट की हैं, देखते हैं क्या क्या पूछा जा रहा है। ये फर्स्ट जो भी सिचुएशन है, स्थिति है, स्थिति, ये पहली स्थिति है भाई। ये कह रहा है ब्लॉक है, मास दे रखा है 200 kg का। अब कह रहा है इस पे ग्रेटेस्ट और लीस्ट फोर्स कितना लगाऊं मैं, अलोंग द प्लेन लगाना है, अलोंग द प्लेन लगाना है, ऊपर की ओर या नीचे की ओर। कह रहा है ग्रेटेस्ट कितना लगाएं कि ये हिले ना, और कम से कम कितना लगाएं कि ये हिले ना। ठीक है जी, तो ब्लॉक है, मास 200 kg का है, क्या कैलकुलेट करना है, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट फोर्स टू कीप द मास इन इक्विलिब्रियम। देखो क्या क्या किया जा सकता है, फिर वही बात, इसको नीचे की ओर कौन खींच के लेके जाएगा, mg साइन थीटा। अब तो देखो सब कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है, अगर मैं mg नहीं भी बनाता तो भी तुम्हें पता है यार इसको नीचे कौन खींच के लेके जाएगा, mg साइन थीटा। और इसको रोकने की कोशिश कौन करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो रोकने की कोशिश करेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नीचे कौन खींच के लेके जाएगा, mg साइन थीटा। अब इतना तो क्लियर हो ही चुका है कि इसमें हमें वो बाकी वो mg बनाने की जरूरत नहीं है। वैसे
हमें ये mg भी बनाते होते थे, फिर कहते थे कि जी ऐसे ऐसे ये mg cos थीटा होता है और ये क्या होती है, रिएक्शन होती है। तो पता है बनाना चाहिए, लेकिन कई बार बिना उसके बनाए भी न्यूमेरिकली निकालना है, काम चल जाता। मुझे क्लियर ही था। नीचे कौन लेके जा रहा है इसको, mg sin थीटा, अपोज कौन कर रहा है इसको, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट कर लो यार। फिर अगर मैं कैलकुलेट करता हूं नीचे ले जाने वाला फोर्स mg sin थीटा, ये किसके इक्वल आ रहा है, m कितना है भाई, मास 200। ओके, g कितना है, 10 लेना चाहिए, 10 लेना चाहिए। चलो अब यहां पर 9.8 ही ले रहा हूं, इजी हो जाएगा। तो mg साइन ऑफ थीटा, थीटा 30 डिग्री दे रखा है, ये नीचे चले गया, ठीक है जी। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 नीचे आ गया। तो mg साइन थीटा, mg साइन ऑफ थीटा। इसको भाई सॉल्व किया मैंने, तो ये सॉल्व होकर आ जाता है आपका, ये कट जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 इंटू 9.8, मेरे ख्याल से ये 980 न्यूटन आ गया। तो इसको नीचे ले जाने वाला कौन है, 980 न्यूटन। चेक कर लो भाई, mg साइन थीटा आ गया 980 न्यूटन। अब 980 न्यूटन इसको नीचे खींचना चाहता है, रोकना कौन चाहता है इसको, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू mg cos थीटा। अब तक तो यार इतना याद हो गया होगा कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इट इज इक्वल टू म्यू mg cos ऑफ थीटा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू आर, म्यू आर, आर होता है mg cos थीटा। तो इंक्लाइंड प्लेन पे भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा होता है, पता है तुम्हें। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना आया, म्यू mg cos थीटा। वैल्यू पुट कर लो यार, म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू इज इक्वल टू दिया होगा यहां पे, हाँ 1/√3। म्यू की जगह 1/√3। m कितना था भाई 200, g की वैल्यू 9.8, तो म्यू हो गया, m हो गया, g हो गया cos थीटा। cos थीटा यानी cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री √3/2, √3/2, √3 कट गया। ये कितना आ गया, 2 से कटा 100 आ गया, 100 इंटू 9.8, 980 न्यूटन आ गया। फिर से कितना आ गया, 980 न्यूटन। तो बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कितना आ गया, 980 न्यूटन। ये कितना आ गया, 980 न्यूटन। चेक कर लो। तो पॉइंट क्या निकलता है, ऊपर खींचने वाला 980 भाई, नीचे खींचने वाला भी 980। तो तुम्हें फोर्स लगाने की क्या जरूरत है, ये दोनों तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस ही कर देंगे। तो तुम्हें लगाने की जरूरत नहीं है। लीस्ट फोर्स 0 आया, लीस्ट फोर्स 0 आया कि भैया नहीं भी लगाते तो भी ये टिका रहेगा। नेगेटिव में जाओगे तो फिर मूव करना लग जाएगा, इससे नीचे नहीं जा सकते। तो कम से कम फोर्स जो चाहिए कि ये टिका रहे, ना मूव करे, अलोंग द प्लेन फोर्स लगाना था, वो क्या है 0। ओके, अगर mg साइन थीटा ज्यादा होता तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम पड़ जाता है, नीचे खिसकता, फिर हमें उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ लगाना पड़ता। यहां तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही सफिशिएंट है, ये इसको ज्यादा नीचे जाने नहीं देगा। तो यार 980 न्यूटन इज द लीस्ट फोर्स, बात खत्म। कम से कम 980, सॉरी 980 नहीं, 0 न्यूटन इज द, सॉरी भाई माफ कर दो, 0 न्यूटन इज द लीस्ट फोर्स। कम से कम 0 न्यूटन चाहिए। ओके, अब अगली बात कि मान लो हम इसको ऊपर की ओर लेकर जाना चाहते हैं, तो कह रहा है कम से कम कितना फोर्स लगाऊं कि ऊपर खिसके ही ना, नीचे की ओर मूव करूंगा ना, तो मैंने 1 न्यूटन भी लगा दिया तो नीचे खिसक जाएगा। नीचे की ओर मूव करूंगा तो 1 न्यूटन भी लगा दिया, खिसक जाएगा, क्योंकि mg साइन थीटा तो पहले लग रहा है, वो 980 है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 980 है। मसा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने इसको बैलेंस किया हुआ है। तूने 1 न्यूटन छोड़ 0.1 न्यूटन भी लगा दिया तो नीचे जाना शुरू कर जाएगा, यानी लीस्ट जो है वो 0 है। 0.1 भी नहीं लगा सकते तुम, अदरवाइज ये मूव कर जाएगा। अब मान लो मैं इस पे ऊपर की ओर फोर्स लगाता हूं, ये नोट कर लिया होगा, सारी सिचुएशन आपके पास ही है, मिटा देते हैं।
अब बेटा इसी को अगर आप ऊपर की ओर फोर्स लगाते हो, ऊपर की ओर, तो क्या होगा देखना। तब ये जो पलटू राम है ना जी हमारा, वो पलट जाएगा। अब कौन है पलटू राम? पलटू राम है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसका नाम फ्रिक्शन रखते हैं ना, पी से, तो पी से फ्रिक्शन हो जाता, पी से पलटू हो जाता, नहीं तो एफ से फलटू होगा। तो वैसे एफ जो है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये पलटू राम है, ये पलट जाते हैं। जब आप इसको ऊपर की ओर मूव कराने की कोशिश करोगे, ऊपर की ओर फोर्स लगाओगे, तो क्या होगा? तो जब आप इस पे बेटा ऊपर की ओर फोर्स लगाओगे तो सिचुएशन क्या हो जाएगी? सिचुएशन ये हो जाएगी, ये तुम्हारा ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स है। दोबारा बना देते हैं इस डायग्राम को एक बार फिर से, पेन बहुत ज्यादा हो गए, रंग बिरंगे। ओके, तो ये ब्लॉक है। जब यार तुमने इसको ऊपर की ओर फोर्स लगाने की कोशिश की तो mg sin थीटा बड़ा ही स्टेबल बंदा है, वो तो नीचे की ओर ही लगेगा। ये पलटू राम जी अब किधर लगना शुरू हो जाएंगे? नीचे की ओर लगना शुरू हो जाएंगे। आप इसको ऊपर ले जाना चाहते हो। अब कैलकुलेशन हो चुकी है, रहेगा तो ये वही म्यू एम जी कॉस थीटा, कितना आया था? 980 न्यूटन। ये भी वही रहेगा, कितना आया था? 980 न्यूटन। जब तुम ऊपर ले जाने की कोशिश में हो तो ये दोनों मिलकर अपोज करने लग गए। ये पलटू राम जी एम जी साइन थीटा का दोस्त बन गया। तो नीचे की ओर कितना लग रहा है? 980 प्लस 980 कितना बन जाएगा? 1960। ओके, 1960 न्यूटन। तो यानी नीचे की ओर 1960 लग रहा है। इसको ओवरकम करने के लिए 1960 न्यूटन की जरूरत पड़ेगी, यानी 1960 न्यूटन तक तो ये मूव नहीं करेगा ऊपर। 1960 तक ऊपर मूव नहीं करेगा। इससे ज्यादा लगा दोगे, इससे ज्यादा लगा दोगे तो ये मूव करने लगेगा। यानी मैक्सिमम 1960 है, मिनिमम जो है वो 0 है। तो रखे रखोगे तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। ये mg sin थीटा का दुश्मन बन गया, अपोज करता रहेगा उसको। अगर ऊपर ले जाने की कोशिश करोगे ये उसके जा मिल जाएगा। तो ये सिचुएशन है यार, देख लो। बस मैंने आपको थोड़ी थोड़ी सिचुएशंस क्रिएट करनी ही सिखानी थी। अब जरा अगली स्थिति की ओर भी देख लो यार। अगली स्थिति, अब ये अगली स्थिति क्या कहती है चेक करना। नेक्स्ट सिचुएशन, इसमें बोला गया है ये इंक्लाइंड प्लेन है। यहां पे एक पॉइंट है, ध्यान देना। ये इंक्लाइंड प्लेन है, मास दे रखा है, ठीक है 4 kg। फ्रिक्शन फाइंड करनी है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आंसर चलो दे दिए। यहां पे एक पॉइंट बोल रहा है कि ब्लॉक पड़ा हुआ है, मैं इसकी इंक्लिनेशन बढ़ा रहा हूं, एंगल नहीं दिया हुआ, उसने कहानी दे रखी है। मैं इसकी इंक्लिनेशन बढ़ा रहा हूं। वो कह रहा है जब इसकी इंक्लिनेशन 1/3 हो जाती है, कह रहा है व्हेन स्लोप ऑफ द प्लेन इज 1/3 द ब्लॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। अब ये 1/3 का मतलब क्या है समझना। 1/3 का मतलब, मान लो आप आगे जा रहे हो, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर चढ़ रहे हो, पुल पे चढ़ रहे हो मान लो। अब जब आप इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर चढ़ोगे ना बेटा, तो आप डिस्टेंस भी कवर कर रहे हो और आपकी हाइट भी बढ़ती जा रही है कि नहीं। इंक्लाइंड प्लेन पे चढ़ रहे हो यार, पुल पे चढ़ रहे हो भाई, पुल पे चढ़ रहे हो, नीचे धीरे धीरे। तो जब आप आगे बढ़ रहे हो तो आप ऐसे जा रहे हो इस डायरेक्शन में, तो आप यहां से ऐसे जा रहे हो, तो यार आपकी हाइट भी बढ़ती जा रही है ना, हाइट आपकी बढ़ती जा रही है। तो जब उसने बोला 1/3, स्लोप कितनी है
1/3, मतलब 3 मीटर चलने पर हाइट कितनी बढ़ जाएगी? 1 मीटर बढ़ जाएगी। बात को समझो, क्या बोला इसने? कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, बच्चा फंस जाएगा, यार ये 1/3 का मतलब क्या है, बड़ा अजीब बात बोल रही है। तो अगर कभी लिखा होगा ना स्लोप ऑफ द प्लेन इज 2/3, तो मतलब 2 मीटर की हाइट गेन करता है 3 मीटर चलकर। 1/3 मतलब 3 मीटर चलूंगा तो 1 मीटर हाइट रेज हो जाएगी। 1/3 का मतलब 3 मीटर चलूंगा, 3 मीटर, तो हाइट कितनी रेज हो जाएगी? 3 मीटर पे 1 मीटर, 1/3 मीटर। ओके, अब ये तो मैंने थोड़ा डिटेल में समझा दिया बात को, लेकिन आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि कभी भी बोल दिया उसने स्लोप है 1/3, तो इसका मतलब उसने क्या दिया हुआ है? उसने दे रखा है साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 1/3 है। समझो, अगर ये थीटा होता तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता, तो भैया ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो मतलब क्या हुआ? उसने साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1/3 दे रखी है। तो क्वेश्चंस में मिलेगा ये, व्हेन स्लोप ऑफ द प्लेन इज 1/3, मतलब साइन थीटा का मतलब 1/3। तो यहां पे हमारे पास कहने का मतलब क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है कि थीटा की हमें जरूरत पड़नी ही थी, थीटा की जरूरत जब पड़नी ही थी तो इसका मतलब मैंने लॉजिक निकाल लिया। तो अब इसका यूज करूंगा, यहां लिख लेता हूं, गिवन में साइन थीटा कितना है? 1/3 है। ओके, ये 1 है, ये 3 है, तो ये भी निकालना पड़ेगा क्योंकि कॉस थीटा की भी जरूरत पड़ेगी। अब कॉस थीटा की जरूरत के लिए ये वाला पार्ट भी निकालना पड़ेगा, इसको निकाल लो, ये हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है ये बन जाएगा 3² - 1², 9 - 1 यानी √8, यानी 2√2, यानी 2√2, 2√2 ये वैल्यू आ गई। बाकी देख लेना हमने गलत ना कर दिया हो। √2² - this square, 9 - 1, 8, 2√2, ये 2√2 आ गया। अब यहां से क्या फायदा हो गया? साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हमें मिल गई पहले से ही। तो 1/3 का मतलब क्या हुआ? उसने हमें बातों बातों में कॉस थीटा भी दे दिया। कॉस थीटा होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस है 2√2, हाइपोटेन्यूज 3, तो ये बन गया 2/3√2। कॉस थीटा भी दे दिया, साइन थीटा भी दे दिया। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या कहता है कि इसको मैंने धीरे 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 जब किया, तो जब स्लोप इतनी हुई, ये जस्ट मूव करने लग गया, स्टार्टेड स्लाइडिंग डाउन। फाइंड क्या करना है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है। अब बेटा इस एंगल पर, ये थीटा पर, ये जस्ट स्लाइड कर रहे हैं ना, इसका मतलब इस एंगल पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को जस्ट बैलेंस किया गया ना। अब ऐसी स्थिति में आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो क्योंकि ये एंगल ऑफ रिपोज है, अभी जस्ट स्लाइड करना शुरू ही किया उसने। तो tan थीटा इक्वल टू म्यू भी लगा सकते हो, म्यू इक्वल टू tan थीटा भी लगा सकते हो, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 1 है, बेस कितना है? 2√2 है, तो ये बन जाएगा 1/2√2। चेक कर लेना यार, अब आंसर जो भी है कुछ ना कुछ तो आएगा ही। 2 की वैल्यू, √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी आंसर आएगा वहां से म्यू निकल आएगा यार। ओके जी, तो एक तो क्या फाइंड करना था? म्यू, और दूसरा फोर्स फाइंड करना है टू मूव द ब्लॉक अप। वी हैव टू फाइंड द फोर्स टू मूव द ब्लॉक अप। अब भाई जब इसको ऊपर की ओर लेके जाओगे, अप मूव करोगे, तो पलटूराम जी नीचे की ओर लगेंगे। तो जब आप ऊपर की ओर लेके जाओगे तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सेकंड पार्ट कर रहा हूं अब, नीचे की ओर लगना शुरू हो जाएगा। ओके, यानी ऊपर ले जाने के लिए कम से कम, ऊपर ले जाने के लिए कम से कम
कितना फोर्स लगेगा? एट लीस्ट mg साइन थीटा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कम से कम mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा। m गिवन, g गिवन, साइन थीटा पता है, कॉस थीटा पता है, म्यू भी निकाल लिया, वैल्यू पुट करके आंसर भी अब निकाल ही लेना। अब सब कुछ थोड़ी मैं करूंगा, तो ये भी हो गया। कर लेना भाई, कर लेना। मैं तुम्हारे दिमाग में बस वो फ्रिक्शन कैसे कैसे लगानी है वो डालना चाहता हूं, ताकि आप क्वेश्चंस कर सको। इसके बाद तो क्वेश्चंस की बारी है। हो सकता है 2 दिन लगातार हम क्वेश्चंस ही कराएं, वीडियो लेक्चर आए ना, लाइव ही आए, 2 दिन लगातार क्वेश्चंस ही कराएं। तो देखो सिचुएशन को, एक लास्ट सिचुएशन है, आखिरी स्थिति, वो भी देख लेते हैं भाई। अब आखिरी स्थिति क्या कहती है? ये तो हो गया ना, इसको हमने मिटा दिया। ओके, तो अब आते हैं आखिरी स्थिति की ओर। आखिरी स्थिति करने से पहले हम अपनी स्थिति मजबूत कर लें, यानी थोड़ी जगह बना लें। ठीक है जी। तो अगली बात, अगर हम इसको देखते हैं तो ये बेटा रस्सी वाले क्वेश्चन हमने पहले किए हुए हैं, वहां पर टेंशन और एक्सेलरेशन निकालते थे। इसमें भी यही करना है। इसमें भी आपको बोला गया फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन, सेम क्वेश्चन है, ऐसे किए हुए हैं। मगर यहां पे थोड़ा सा बदलाव ये है कि इस बार ये जो सरफेस है ना, वो फ्रिक्शनलेस नहीं है, वहां पे थोड़ी बहुत ही फ्रिक्शन भी है। अब देखते हैं, बनानी तो इक्वेशन ऑफ मोशन ही पड़ेगी। टेंशन और एक्सेलरेशन निकालने के लिए बनानी तो इक्वेशन ऑफ मोशन ही पड़ेगी। थोड़ा सा अब स्थिति तो हमने मजबूत कर ही दी थी। इस जगह पे बनाते डायग्राम को खुला खुला। ओके जी, ये ब्लॉक है, मास दे ही रखा था 2 kg का, यहां पे पुलिया है और जिसपे एक ब्लॉक लटक रहा है, यह भी दे रखा है 5 किलो का, ये 2 किलो का, और ये नीचे की ओर खिसकेगा। किधर खिसकेगा चेक कर लेते हैं। हमें क्या निकालनी है? एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब बनाओ भैया इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको नीचे कौन खींच के लेके जाएगा? 50 न्यूटन। इसको नीचे किसने खींचा? 50 न्यूटन ने। रस्सी में लगी टेंशन। और इसको ऊपर कौन खींच के लेके जाएगा? मान लेते हैं ऊपर की ओर चल रहा है। देखो ये 5 किलो का है, ये 2 किलो का है, तो चांसेस तो यही बन रहे हैं कि ऊपर की ओर जाएगा पूरा सिस्टम, ऊपर की ओर, और ये नीचे की ओर। मान लेते हैं किस एक्सेलरेशन से जा रहे हैं? ए से जा रहे हैं। इस पे लगने वाले फोर्स बना दिए हमने, नीचे 50, ऊपर टेंशन। इस पे लगने वाला फोर्स भी बना दिया। ऊपर इसको कौन लेके जा रहा है? टेंशन। नीचे इसको कौन लेकर जाएगा? mg साइन थीटा। कौन लेकर जाएगा? mg साइन थीटा। और इसको रोकने की कोशिश कौन करेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि वो तो है। अब पिछली बार हम वो नहीं लगाते थे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एंगल कितना दे रखा था? दे रखा है भाई, हम तो घबरा गए थे कि एंगल ही नहीं दिया। एंगल दे रखा है 30 डिग्री। अब सारे फोर्सेस निकाल लो। ये 50 है, ये t है, ये निकाल लेते हैं। mg साइन थीटा अगर मैं निकालूं तो मास कितना है इसका? 2 है। g की वैल्यू 10 ले रहा हूं, साइन 30 हाफ हो गया, ये बन गया 10 न्यूटन। ओके, ये हो गया 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन है। अब इसको भी देख लो, म्यू क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं? गिवन है भाई, म्यू भी गिवन है। मैं फिर डर गया था कि म्यू नहीं गिवन, गिवन है 0.3 गिवन है। ओके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी? म्यू mg कॉस थीटा कितनी वैल्यू? म्यू 0.3 है, m2 है, g 10 है, कॉस थीटा कॉस 30 डिग्री, √3/2। ये हो जाएगा √3/2। ये कट गया, ये बन गया 10 × 0.3 हो गया। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया मेरे ख्याल से
3√3 न्यूटन। ओके, चेक कर लेना भाई, गलती बड़ी करता हूं मैं। 3√3 न्यूटन। ओके, अब इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी वही फ्री बॉडी डायग्राम से। दोनों की क्या बनाएंगे, इक्वेशन ऑफ। बेटा क्वेश्चन पहले किए हुए हैं, फर्क सिर्फ इस चीज का है, इसमें इस बार नीचे की ओर लगने वाली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी है। इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बनाओ तो बेटा दो ही फोर्स लग रहे हैं, नीचे और ऊपर। इस पे फ्रिक्शन लग नहीं सकती, ये हवा में लटक रहा है, इस पे फ्रिक्शन नहीं लग सकती। तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बनी, लेके इसको नीचे जा रहा है 50, अपोज इसको कर रहा है टेंशन, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास 5, एक्सेलरेशन अभी हमने खोज करनी है। इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन, ऊपर कौन लेके जा रहा है, टी, अपोज करने वाले कौन कौन है, एक तो ये मैंने पहले निकाल दी ना साइड पे, एक तो 10 न्यूटन कर रहा है, एक 3√3 न्यूटन कर रहा है। तो 10 प्लस 3√3 इक्वल टू मास इसका 2 है, एक्सेलरेशन अभी हमने खोज करनी है। इस बार इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ ऐसी बनेगी, सॉल्व करना तुम्हारा काम है। ऐड कर दोगे टी टी कट जाएगा, ए आ जाएगा, डिवाइड कर दोगे ए कट जाएगा, टी आ जाएगा। तो जी आज का पूरा जो लेक्चर था वो इसलिए था ताकि आप कुछ काम कर सको, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सको। ये हमने आपकी स्टार्टिंग दी है, स्टार्टिंग। तो आप अपने असाइनमेंट्स खींचना शुरू करो बेटा जी। नेक्स्ट क्लास में लाइव में मिलेंगे और मेरे ख्याल से उसके बाद हम फिर से लाइव में ही मिलेंगे। पहले न्यूमेरिकल्स खत्म करेंगे, उसके बाद अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। और न्यूमेरिकल्स आपको पता है, मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स वी आर डूइंग इन लाइव क्लासेस। तो अपना काम बेटा कंप्लीट करके रखना। अगली बार जब मेरे पास क्वेश्चंस लेकर आओगे, यानी कल जब आप आओगे तो काम कंप्लीट करके आना, नहीं तो भैया ऑनलाइन मुक्के पड़ेंगे। ऑनलाइन ही मुक्के मारूंगा, ऑनलाइन डंडे मारूंगा। तो काम करके आना। आज तक के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।